हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। हमने इंडक्शन मशीन के पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए। एसएससी जेई के एंड स्टेट लेवल के जितने भी जेई लेवल में क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे के सारे मैंने इंडक्शन मशीन के क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। ओके, मतलब 69 टू 70 क्वेश्चन थे। एक बार वो वॉच कर लो तो आपका इंडक्शन मशीन जेई लेवल पे, एसएससी जेई एंड स्टेट लेवल जेई पे आपका अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपकी अच्छी हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पे जो हम करने वाले हैं सारे के सारे एसएससी जेई एंड स्टेट लेवल में जितने भी जेई के लेवल पूछे गए क्वेश्चंस हैं एंड आईएएस के भी, आईएएस एंड ईएससी एंड गेट, इनके अलग अलग से फोल्डर बनाएंगे कि आपको जेई के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है और जेई के अंदर क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। उस हिसाब से आपको क्वेश्चन डील करना है। ऐसा नहीं है कि आप एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हो तो गेट की क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, तो वो आपके लिए बेनिफिटेबल नहीं रहेगा। इसलिए आपको गेट की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो ना, तो आप एसएससी जेई की कर रहे हो तो एसएससी जेई के ही क्वेश्चन सोल्व करो। ठीक है, तो यहाँ पे हम करने वाले हैं वो है सिंक्रोनस मशीन की क्वेश्चन। ये पार्ट 1 है और इसके भी सारे क्वेश्चन हम लेंगे यहाँ पे। ओके, तो थ्योरी आपने रीड कर ली होगी। अगर थ्योरी अच्छे से रीड कर ली है तो आपके क्वेश्चन भी बनने, मतलब 70 टू 80% क्वेश्चन आप बना लोगे। ठीक है, हम एसएससी जेई 2007 से स्टार्ट करते हैं। ओके, पार्ट 1 है ये। क्वेश्चन 1, जीरो पावर फैक्टर मेथड फॉर एन अल्टरनेटर। ओके, सिंक्रोनस मशीन का नाम, दूसरा नाम अल्टरनेटर भी है। ठीक है, जहां पे भी अल्टरनेटर लिखा है तो वो सिंक्रोनस मशीन की बात कर रहा है। ओके, जीरो पावर फैक्टर मेथड फॉर एन अल्टरनेटर इज जनरली यूज टू डिटरमाइन। ओके, आपको पता है कि जेडपीएफसी मेथड किस लिए यूज किया जाता है? वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करने के लिए। ओके, वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है? जीरो पावर फैक्टर मेथड। ओके, और भी मेथड किए जाते हैं, ईएमएफ मेथड भी किया जाता है एंड एमएमएफ मेथड भी किया जाता है एंड जीरो पावर फैक्टर मेथड भी किया जाता है एंड यहाँ पे एएसए मेथड भी किया जाता है। ओके, ये सारे के सारे मेथड किस लिए किए जाते हैं? वोल्टेज रेगुलेशन मेजर करने के लिए। ओके, इन सिंक्रोनस मशीन के अंदर अल्टरनेटर को सिंक्रोनस मशीन भी बोलते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा कि एफिशिएंसी ऑफ अ अल्टरनेटर, सिंक्रोनस इंपेडेंस ऑफ अ अल्टरनेटर, वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द अल्टरनेटर। ठीक है, तो ओनली ये क्या करता है ये वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करता है। ओके, जीरो पावर फैक्टर मेथड। ओके, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। ये एसएससी जेईई 2007 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, टू अल्टरनेटर ए एंड बी आर शेयरिंग द इंडक्टिव लोड इक्वली। ओके, दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं? जैसे आपके पास ये टू अल्टरनेटर है। ठीक है, अब वो कैसे कनेक्टेड है यहाँ पे देख लो। टू अल्टरनेटर ए एंड बी आर शेयरिंग द इंडक्टिव लोड इक्वली, दोनों को दोनों बराबर शेयर कर रहे हैं लोड को। ठीक है, व्हाट विल हैपन व्हेन द एक्साइटेशन ऑफ ए इज इंक्रीज। ओके, आपको ए का एक्साइटेशन क्या करना है? इंक्रीज करना है बी से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उस कंडीशन में? करंट डिलीवर बाय ए विल बी इंक्रीज एंड बी विल डिक्रीज। ये जो भी ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, तो इस हिसाब से दे रखा है कि आपको क्या करना है कि लोड में जो पावर आएगा, लोड में जो करंट आएगा वो आपको कांस्टेंट रखना है, मतलब इक्वल रखना है। ओके, तो दो अल्टरनेटर की बात कर रहा है तो यहाँ पे मतलब ये जो पैरेलल ऑपरेशन पड़ा होगा आपने सिंक्रोनस मशीन के अंदर, तो ये पैरेलल ऑपरेशन की बात कर रहा है। ओके, पैरेलल ऑपरेशन के अंदर क्या होता है कि दो अल्टरनेटर होते हैं, वो पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। ये एक्साइटेशन 1 और ये एक्साइटेशन 2। ओके, ये प्राइमरी अल्टरनेटर, ये सेकेंडरी अल्टरनेटर और ये आपका लोड, ये लोड से कनेक्टेड हो जाते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे दिख रहा होगा कि इससे जो E1 होगा और ये E2, E1 से क्या होगा? I1 करंट फ्लो हो रहा होगा, मतलब ये A बोल दो इसको और इसको B बोल दो। तो यहाँ से IA करंट फ्लो हो रहा होगा और यहाँ से IB करंट फ्लो हो रहा होगा। ओके, और यहाँ से टोटल आपका लोड करंट फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे टू अल्टरनेटर A एंड B आर शेयरिंग द इंडक्टिव लोड इक्वली। ठीक है, यहाँ पे लोड पे जो आपका करंट है ये कांस्टेंट है, मतलब इक्वल है। ओके, शेयरिंग द इंडक्टिव लोड इक्वली। तो यहाँ पे क्या होता है कि व्हाट विल बी द हैपन व्हेन द एक्साइटेशन ऑफ ए इज इंक्रीज। जब आप दोनों के दोनों लोड को बराबर कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहे थे, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वो अगर एक्साइटेशन ए का इंक्रीज कर दिया जाए, अगर ए का एक्साइटेशन इंक्रीज कर दिया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है, तो आपको लोड करंट क्या करना है? कांस्टेंट करना है। ठीक है, अगर ए का एक्साइटेशन इंक्रीज हो जाएगा तो आपको भी पता है कि I इक्वल टू V अपॉन R। ओके, ओके, यहाँ पे अगर इसका एक्साइटेशन इंक्रीज कर रहे हो तो यहाँ पे करंट भी तो इंक्रीज हो जाएगा ना, तो मतलब IA आपका क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, किससे? IB से।
ओके, आई बी से इंक्रीज हो जाएगा, बट आपको लोड में क्या करना है, कांस्टेंट करंट करना है, तो आप आई को क्या करोगे, इंक्रीज कर दोगे और इसको डिक्रीज कर दोगे। ओके, इसको इंक्रीज करोगे और इसको डिक्रीज करोगे तो आपको लोड करंट क्या हो जाएगा, आपका कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वली लोड ये शेयरिंग करेंगे। ओके, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, करंट डिलीवर बाई ए विल बी इंक्रीज एंड ऑफ बी विल डिक्रीज। ओके, करंट डिलीवर ए बाई डिक्रीज, तो मतलब आपके पास क्या कर रहे हो, आप ए को इंक्रीज कर रहे हो, एक्साइटेशन ए का इंक्रीज कर रहे हो, तो करंट भी ए का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए, क्योंकि आपको भी पता है कि ई प्रोपोर्शनल टू 5 आई, एक्साइटेशन इंक्रीज हो जाएगा तो करंट भी तो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इसका एक्साइटेशन इंक्रीज कर रहे हो तो इसका ही करंट इंक्रीज होगा, बट कांस्टेंट करना है आपको, आउटपुट में जो करंट है उसको कांस्टेंट करना है, दूसरे का डिक्रीज हो रहा होगा। ओके, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। ये पैरेलल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, ये एसएससी जेईई 2007, द परसेंटेज ऑफ स्लिप इन केस ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज। ओके, तो स्लिप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लिप इक्वल्स टू एन एस माइनस एन आर डिवाइड बाई एन ऑफ एस। ओके, इंडक्शन मशीन के अंदर सिंक्रोनस मशीन नॉट इक्वल्स टू सिंक्रोनस स्पीड नॉट इक्वल्स टू रोटर स्पीड इन इंडक्शन मशीन। ओके, बट सिंक्रोनस मशीन के अंदर क्या होता है, एन एस इक्वल्स टू एन आर। ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड इक्वल्स टू रोटर स्पीड, तो यहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड इक्वल्स टू रोटर स्पीड हो जाएगा, तो एन एस माइनस एन एस इक्वल्स टू जीरो, मतलब आपका स्लिप क्या होता है, जीरो होता है। ओके, बट आपका इंडक्शन मशीन के अंदर स्लिप आपका जीरो नहीं होता है, इसके अंदर आपका जीरो होता है। ठीक है, क्योंकि एन एस इक्वल्स टू एन आर होता है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। ठीक है, परसेंटेज ऑफ स्लिप जीरो। ये एसएससी जेईई 2007 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, टॉर्क एंगल ऑफ सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, जो टॉर्क एंगल होता है सिंक्रोनस मोटर में वो क्या होता है, क्योंकि आपको भी पता है कि जो टॉर्क होता है, अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की बात करूं तो क्या होता है, स्टेटर फ्लक्स रोटर फ्लक्स इनटू साइन ऑफ डेल्टा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो डेल्टा होता है रोटर फ्लक्स एंड स्टेटर फ्लक्स के बीच का एंगल होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है। ठीक है, अब हम यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो टॉर्क है वो ये टॉर्क एंगल है जो किस किस के बीच का एंगल होता है, जैसे कि आपके पास ये सिंक्रोनस मोटर है। ओके, और यहाँ पे आपने यहाँ पे सेल एंड पोल टाइप में आपने मोटर ले लिया है। ठीक है, ये सेल एंड पोल टाइप है, इसमें नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, अब यहाँ पे आपके जो स्टेटर होगा, ये आपका बाहर का पार्ट स्टेटर है, तो स्टेटर में भी नॉर्थ पोल होगा, यहाँ पे समथिंग, यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे पोल है। ठीक है, ये घूम रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये रोटेशन कर रहा है। ठीक है, टॉर्क इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो आपके पास एक तो आपके पास ये हो गया रोटर एक्सिस, और एक हो गया आपके पास स्टेटर फ्लक्स एक्सिस। ठीक है, स्टेटर फ्लक्स एक्सिस, तो इसके बीच का जो ये एंगल होता है ना डेल्टा, यही क्या होता है, टॉर्क एंगल। ठीक है, स्टेटर फ्लक्स एक्सिस एंड रोटर एक्सिस के बीच का एंगल। तो देख लो इसमें से ऑप्शन कौन सा है, तो एंगल बिटवीन रोटेटिंग स्टेटर फ्लक्स, क्योंकि आपका जो स्टेटर फ्लक्स है वो स्टेटर सिंक्रोनस स्पीड से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो एंगल बिटवीन रोटेटिंग स्टेटर फ्लक्स एंड रोटर पोल्स, मतलब ये रोटर पोल एक्सिस। ओके, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। एसएससी जेईई 2007 का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, इन सिंक्रोनस मोटर, सबसे पहले आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन जिस टॉपिक से आ रहा है वो कहां से आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन सिंक्रोनस मोटर मिनिमम आर्मेचर करंट अकर एट। ठीक है, मिनिमम आर्मेचर करंट कहां पे होता है, तो सबसे पहले आपका दिमाग जाना चाहिए कि ये कहां से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, आपके दिमाग में ये चीज आना चाहिए कि क्वेश्चन कहां का है ये, तो मिनिमम आर्मेचर करंट। ओके, तो आपको आर्मेचर करंट में, और यहाँ पे जिस हिसाब से दे रखा है जीरो पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर, तो मतलब आपके हिसाब से क्या जाएगा कि आपके पास वी ग्राफ और इनवर्स ग्राफ यहाँ पे जाएगा, वी एंड इनवर्स वी, इस ग्राफ पे आपका दिमाग जाना चाहिए। ठीक है, वी ग्राफ किस किस के बीच होता है, आर्मेचर करंट एंड फील्ड करंट के बीच का जो ग्राफ होता है वो होता है वी ग्राफ। ओके, एंड आपके पास जो यहाँ पे पावर फैक्टर एंड फील्ड करंट के बीच का जो ग्राफ होता है वो इनवर्स वी ग्राफ होता है। ओके, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं यहाँ पे सिंक्रोनस अल्टरनेटर की बात करूं, अल्टरनेटर, ठीक है, अल्टरनेटर के अंदर क्या होता है कि जो ये कंडीशन होती है ये ओवर एक्साइटेड कंडीशन होती है, और ये अंडर एक्साइटेड कंडीशन होती है, अंडर एक्साइटेड कंडीशन। ठीक है,
अगर अल्टरनेटर की बात कर रहा हूं तो ओवर एक्साइटेशन पे क्या होता है, लेगिंग होता है, और अंडर एक्साइटेशन में क्या होता है, लीडिंग होता है, और यहां पे क्या होता है आपका, यूनिटी होता है। ठीक है, बट अगर मैं बात करता हूं आपसे मोटर के बारे में, सिंक्रोनस मोटर के बारे में, तो वहां पे सब कुछ उल्टा हो जाता है। ठीक है, ओवर एक्साइटेशन पे सिंक्रोनस अल्टरनेटर के अंदर लेगिंग होता है, तो मोटर के अंदर क्या हो जाएगा, लीडिंग हो जाएगा। ठीक है, और जनरेटर के अंदर, सॉरी, मोटर के अंदर अगर अंडर एक्साइटेशन में अल्टरनेटर के अंदर लीडिंग हो रहा है, तो मोटर के अंदर क्या हो जाएगा, लेगिंग हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है। और पावर फैक्टर और फील्ड करंट के बीच में जो ग्राफ होता है वो इनवर्स होता है। ठीक है, और अगर आपका वी कर्व है तो आर्मेचर करंट फील्ड करंट के बीच का कर्व है वो। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही है, और ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए। इन सिंक्रोनस मोटर, ठीक है, सिंक्रोनस मोटर की बात करोगे तो यहाँ पे ओवर एक्साइटेशन पे लीडिंग हो रहा होगा, और यहाँ पे लेगिंग हो रहा होगा, और यहाँ पे यूनिटी हो रहा होगा। तो सिंक्रोनस मोटर मिनिमम आर्मेचर करंट, देखो ना यार, यहाँ से दिख ही रहा है कि मिनिमम आर्मेचर करंट कहाँ पे है, यहाँ पे ही तो है ना मिनिमम आर्मेचर करंट, यूनिटी पावर फैक्टर पे। ओके, तो ये यूनिटी पावर फैक्टर पे आपका क्या है, मिनिमम आर्मेचर करंट। ओके, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, एसएससी जेई 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाई स्पीड अल्टरनेटर यूजुअली हैव, ठीक है, तो आपको पता है कि जो सिलेंड्रिकल रोटर होता है, ठीक है, तो इसका स्पीड क्या होता है, हाई। और जो आपका सेलिएंट पोल टाइप होता है, जो सेलिएंट पोल टाइप रोटर होता है, इसका स्पीड क्या होता है, लो होता है। ये चीज याद रखना। और जो सेलिएंट पोल टाइप रोटर है वो आप कहाँ पे यूज करते हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट। ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट के। और ये कहाँ पे यूज करते हो आप, स्टीम पावर प्लांट के अंदर यूज करते हो, थर्मल पावर प्लांट के अंदर यूज करते हो। ठीक है, तो वहां पे आप किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर यूज करते हो। तो ये कहाँ पे यूज करते हो आप, सिलेंड्रिकल वाला, जहाँ पे आपको हाई स्पीड रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और जहाँ पे लो स्पीड रिक्वायरमेंट है वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट के अंदर आप क्या यूज करते हो, सेलिएंट पोल टाइप। ओके, तो यहाँ पे जो लेंथ L/D रेशियो होता है, लेंथ एंड डायमीटर, रोटर का लेंथ एंड डायमीटर, तो ये होता है 1/5। मतलब मान लो कि यहाँ पे आपका जो डायामीटर होता है वो लेंथ से ज्यादा होता है सेलिएंट के अंदर, जबकि यहाँ पे आपका लेंथ ज्यादा होता है डायमीटर से, उल्टा होता है। ये चीजें आपको याद रखना है, और कहाँ पे यूज कर आते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ये जो टॉपिक बताया, ये जो कंसेप्ट बताए ना स्पीड के बारे में और लेंथ एंड डायमीटर का, एंड कहाँ पे यूज किया जाता है, बस ये 3 कंसेप्ट यहाँ से याद रखो। हाई स्पीड अल्टरनेटर यूजुअली, ठीक है, हाई स्पीड वाले रोटर कहाँ पे यूज, हाई स्पीड अल्टरनेटर यूजुअली कौन सा होता है, हाई स्पीड वाला सिलेंड्रिकल रोटर होता है ना, सेलिएंट वाला लो स्पीड वाला होता है, और सिलेंड्रिकल हाई स्पीड वाला होता है। तो ऑप्शन बी। फील्ड वाइंडिंग ऑफ द अल्टरनेटर रिक्वायरमेंट, ठीक है, आपको पता है कि आप जब सप्लाई देते हो, तो अब रोटर को आप जब सप्लाई देते हो, ये आपका रोटर है, ठीक है, यहाँ से आप फील्ड वाइंडिंग कनेक्टेड करते हो। तो फील्ड वाइंडिंग किससे, आप डीसी सप्लाई देते हो ना, मैंने बोला क्योंकि फील्ड वाइंडिंग में यहाँ पे आप क्या देते हो, डीसी सप्लाई देते हो। आर यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे अल्टरनेटर के अंदर कौन सा हो जाता है, फील्ड वाइंडिंग किससे कनेक्टेड होती है, डीसी से, और यहाँ से आपने डीसी देते हो, उसको एक्साइट करते हो। ओके, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए, एसएससी जेईई 2008। क्वेश्चन नंबर कितने क्वेश्चन हो गए, 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 8। The angle between induced EMF and terminal voltage on no load for a single phase alternator, ठीक है, तो आपको किसके बीच का एंगल बताना है, एंगल बिटवीन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज। तो सबसे पहले तो याद रखो कि आपको यहाँ पे कोई रोटर नहीं दे रखा है, ना तो सिलेंड्रिकल दे रखा है, ना ही सेलिएंट दे रखा है। ठीक है, जब भी ऐसा नहीं दे रखा है तो आपको सिलेंड्रिकल मानना है। ओके, जब भी नहीं दे रखा है तो उसको आपको सिलेंड्रिकल मानना है। और यहाँ पे जो पावर होगी आपकी अल्टरनेटर की, जो पावर होती है, तो आपको पता होगा। ओके, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नो लोड कंडीशन की, ठीक है, तो नो लोड कंडीशन पे आप सबसे पहले डायग्राम बना लो। यहाँ पे ये एक्साइटेंस पावर सिस्टम को याद करो, पावर सिस्टम के अंदर ई एट एन एंगल ऑफ डेल्टा, यहाँ पर रिएक्टेंस होगा। ओके, ये रिएक्टेंस बता दिया। और यहाँ पे आपके पास ये नो लोड है, कोई लोड कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पे एंगल क्या होगा, पी एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री। ओके, यहाँ पे वोल्टेज तो होगा ना, नो लोड कंडीशन। ओके, तो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा होगा, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एट एन एंगल ऑफ डेल्टा माइनस बी एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री डिवाइड बाई एक्स। ओके, तो यहाँ पे करंट क्या है आपका 0, क्योंकि ओपन सर्किट है, नो लोड कंडीशन है।
तो E at an angle of delta minus V at an angle of 0 equals to 0, then E at an angle of delta equals to V at an angle of 0, मतलब डेल्टा equals to 0 डिग्री और E equals to V। ओके, ये हो जाएगा आपके पास ऑप्शन। तो 0 डिग्री, तो ये नो लोड कंडीशन सिंगल फेज पावर के अंदर आपके पास एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सेलिएंट पोल सिंक्रोनस जनरेटर कनेक्टेड टू इन्फिनिटी बस बार। ओके, तो आपको यहाँ पे इन्फिनिटी बस बार से कनेक्टेड है आपका ये जनरेटर है, ठीक है, ये रिएक्टेंस है और ये आपका इन्फिनिटी, ये पावर सिस्टम की तरह, पावर सिस्टम में पढ़ा होगा जब स्टेबिलिटी पढ़ाया होगा तो वहाँ का क्वेश्चन है ये। ओके, जो कि मशीन में डाल रखा है, कोई ना, दोनों का रिलेशन है। तो यहाँ पे ये एक्स है और ये एक्साइटेशन है और यहाँ पे बी एट एन एंगल ऑफ 0, यहाँ पे ई एट एन एंगल ऑफ डेल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी सिंक्रोनस मशीन है तो सिंक्रोनस मशीन में यहाँ पर प्रॉपरली जो पावर का फॉर्मूला होता है, पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वी मैक्सिमम पावर के लिए वी बाई एक्स साइन ऑफ डेल्टा, मैक्सिमम पावर के लिए ये होता है, ठीक है, वी बाई एक्स साइन ऑफ डेल्टा, ठीक है। मैक्सिमम, अगर डेल्टा मैक्सिमम कितना होना चाहिए मैक्सिमम पावर के लिए, डिलीवर मैक्सिमम पावर, अगर मैक्सिमम पावर डिलीवर करना है तो डेल्टा मैक्सिमम कितना होना चाहिए, साइन का मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए ना 1, और 1 कहाँ पे होता है 90 डिग्री पे, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे तो पावर हो जाएगा मैक्सिमम वी बाई एक्स। एक कंसेप्ट तो ये है। सेकेंड, अगर प्रॉपरली आप सोल्व करना चाहो तो आप क्या करोगे कि पावर का पूरा फॉर्मूला लिखो, वी बाई एक्स साइन ऑफ डेल्टा प्लस वी स्क्वायर बाई 2 1 अपॉन एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स डी साइन ऑफ 2 डेल्टा, साइन ऑफ 2 डेल्टा, ये पूरा फॉर्मूला है। ये आपकी कौन सी पावर है, रिलक्टेंस पावर। ये कौन सी पावर है, आपकी एक्साइटेशन पावर, ठीक है। और जब भी अभी मैंने बोला कि जब भी कोई भी मोटर अगर नाम नहीं दे रखा है तो उसे आपको सिलेंड्रिकल मानना है। ओके, अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ कि आपका रिलक्टेंस पावर 0 है, ठीक है, मतलब अगर आपका ये रिलक्टेंस पावर है ये आपका 0 हो गया तो आपके पास क्या हो जाएगा, ओनली ये पावर बचा मैक्सिमम एक्साइटेशन पावर। ओके, एक्साइटेशन पावर ये बचा, मतलब सिलेंड्रिकल पावर आपके पास यहाँ पे बचता है। ओके, और सिलेंड्रिकल पावर आपके पास यहाँ पे बचता है तो आपके पास डेल्टा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 70 डिग्री होना चाहिए। ओके, इसके लिए वैल्यू है सिलेंड्रिकल के लिए कि आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम 70 डिग्री होना चाहिए। बट यहाँ पे देखो सेलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन नाम दे रखा है सेलिएंट पोल। ओके, तो यहाँ पे आप जब वी बाई एक्स साइन ऑफ डेल्टा, डेल्टा का पुट करोगे वैल्यू तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ पे 70 डिग्री तो नहीं है, तो आप कौन सा पुट करोगे 90 डिग्री, और ऐसे भी होता भी 90 डिग्री है क्योंकि आपने मशीन पावर सिस्टम के अंदर देखा होगा डेल्टा मैक्सिमम कितना पुट करते हो, 90 डिग्री पुट करते हो। ओके, तो मैक्सिमम पावर कब डिलीवर होगा, जब डेल्टा का वैल्यू 90 डिग्री हो। ओके, SSC JEE 2009, ये पूरा फॉर्मूला भी याद रखना। ये जब आपके पास कि अगर रिलक्टेंस टॉर्क ये होता है रिलक्टेंस पावर, ये एक्साइटेशन पावर। ओके, ये पूरा साइन 2 डेल्टा, ये 0 मान लिया तो ये सिलेंड्रिकल पावर हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे एक चीज और समझा दूं, यहाँ पे सेलिएंट पोल है तो सेलिएंट पोल के लिए 70 डिग्री होना चाहिए, याद रखना। सिलेंड्रिकल के लिए 90 डिग्री होना चाहिए बट सेलिएंट के लिए 70 डिग्री होना चाहिए, बट यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है 70 डिग्री का, इसलिए ऑप्शन आप 90 डिग्री पुट करोगे। ओके, क्योंकि सेलिएंट का टॉर्क उससे एंगल कम ही होगा थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज, ठीक है, जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपकी जो सिंक्रोनस मशीन होती है वो सेल्फ स्टार्टेड नहीं होती है, नॉट सेल्फ स्टार्ट। अगर ये आपकी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, अगर स्टार्टिंग में घूम ही नहीं रही है वो, तो वहां पर टॉर्क भी क्या होगा, 0 होगा ना, कोई टॉर्क नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए आपकी बोलते हो कि सिंक्रोनस मशीन इज नॉट सेल्फ स्टार्टेड। जब वो कोई सेल्फ स्टार्टेड नहीं हो रही है, उसके अंदर कोई स्पीड नहीं है, तो वहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। नॉट सेल्फ स्टार्टेड तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, स्टार्टिंग टॉर्क आपका क्या हो जाएगा, 0। जैसे कि 3 फेज इंडक्शन मोटर, ये क्या होती है, सेल्फ स्टार्टेड होती है। अगर ये सेल्फ स्टार्टेड होती है तो यहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा ना। अगर मैं बात करूँ DC सीरीज मोटर की, वो सेल्फ स्टार्टेड होती है क्योंकि उसके अंदर रेसिडुअल फ्लक्स होता है, वो सेल्फ स्टार्टेड होती है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क इसका भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ सिंगल फेज इंडक्शन मशीन की, सिंगल फेज इंडक्शन मशीन सेल्फ स्टार्टेड नहीं होती है, ठीक है, नॉट सेल्फ स्टार्ट, ठीक है। सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए आप यहाँ पे ऑक्सिलरी वाइंडिंग कनेक्टेड करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, ये सारी चीजें आप कंसेप्ट से याद रखना है आपको। ओके, तो ऑप्शन 10 क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11, द नेगेटिव फेज सीक्वेंस इन 3 फेज सिंक्रोनस मोटर एग्जिस्ट व्हेन द मोटर इज। ओके, तो आपको भी पता है कि जो फेज सीक्वेंस है, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, 0 हो गया, ये कौन सी कंडीशन में आता है, ये फेज सीक्वेंस आता है आपके पास
इसके अंदर जो पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस जो होता है, ये आपने पावर सिस्टम पढ़ा होगा, वहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस पढ़ा होगा, तो वो कौन सा था? अनबैलेंस सिस्टम। एक तो सिमेट्रिकल, एक अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल को क्या बोलते थे? अनबैलेंस। तो अनबैलेंस के अंदर होगा, तो यहाँ पे मतलब अनबैलेंस वोल्टेज सप्लाई होता होगा, इसीलिए आप वहाँ पे फेज सीक्वेंस आपको देखने को मिलता है, पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो। ये किसके अंदर देखने को मिलता है आपको? अनबैलेंस के अंदर। बैलेंस के अंदर आपको सीक्वेंस नहीं देखने को मिलता है। ओके, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? ओवरलोड, ओवरलोडेड, सप्लाई विद अनबैलेंस वोल्टेज। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सप्लाई विद अनबैलेंस। ओके, एसएससी जेईई 2009। क्वेश्चन नंबर 12। ओके, for 3-phase 4-pole 50 Hz synchronous motor, the frequency, number of poles and load torque are half, the speed will be। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पे पोल कितना गिवन है? 4। फ्रीक्वेंसी कितना है? 50 हर्ट्ज। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपसे स्पीड पूछूँ, सिंक्रोनस स्पीड कितना हो जाएगा? 120 बाई पी। ओके, तो 120 इंटू 50 डिवाइड बाई पोल कितना है? 4, तो कितना हो जाएगा? 30, मतलब 1500 आरपीएम। ये हो जाएगा। अगर ये बोल रहा है कि अगर नंबर ऑफ पोल्स सिंक्रोनस मोटर द फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ पोल्स लोड टॉर्क आर हाफ। ठीक है, अब हाल मतलब उसको हाफ कर दिया। ठीक है, एंड और कुछ और यहाँ पे बोला कि ये 50 हर्ट्ज सिंक्रोनस मोटर, ये 4 3 फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज सिंक्रोनस मोटर, द फ्रीक्वेंसी एक तो फ्रीक्वेंसी, एक पोल, एक लो टॉर्क और हाफ द स्पीड विल बी। ओके, तो आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 25 हो गई, और पोल भी क्या हो जाएगा? 2 हो गया, मतलब हाफ हो गया। तो आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी? निकाल लो। एन एस इक्व टू 120 इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 25। ओके, पोल कितना हो गया? 2, तो कितना हो गया? 60। ठीक है, अब इसको सोल्व करोगे तो वापस 1500, मतलब स्पीड में कोई चेंजेस आया क्या? नहीं, वो था 1500। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, एसएससी जेईई 2010। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। वाइल स्टार्टिंग सिंक्रोनस मोटर इट्स फील्ड वाइंडिंग शुड बी। ठीक है, जब आपको भी पता है कि जो फील्ड वाइंडिंग होती है आप इस रोटर पे कनेक्टेड करते हो। फील्ड वाइंडिंग होती है वो आप इसके अंदर सिंक्रोनस मशीन के अंदर रोटर पे कनेक्ट करते हो, जबकि डीसी मशीन के अंदर फील्ड वाइंडिंग आप स्टेटर पे कनेक्ट करते हो। देखो ना यार, ये स्टेटर या आप ये स्टेटर होता है। ठीक है, ये डीसी मशीन में अगर बात करता हूँ तो डीसी मशीन में आप यहाँ पे ही तो कनेक्ट करते हो ना, ये फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, ये फील्ड वाइंडिंग कनेक्टेड होती है, तो ये कहाँ पे होती है? स्टेटर पे। ठीक है, ये फिर फ्लक्स प्रोड्यूस करती है यहाँ पे। ओके, जबकि आप जब सिंक्रोनस की बात करते हो तो आप फील्ड वाइंडिंग कहाँ पे कनेक्ट करते हो? डायरेक्टली रोटर पे। ये डीसी, ये फील्ड वाइंडिंग रोटर पे कनेक्ट करते हो। ठीक है, रोटर पे कनेक्ट करते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो कि इसको शॉर्ट सर्किट करते हो। जो आपने फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट की है, जब आपका प्राइम मूवर है यहाँ पे रोटेट होता है, प्राइम मूवर के थ्रू आपका सिंक्रोनस मशीन जब रोटेट होता है, तो इसको आप क्या कर देते हो? फील्ड वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट कर देते हो। शॉर्ट सर्किट कर देते हो, तो शॉर्ट सर्किट क्यों किया आपने? इसका भी रीजन है। आप यहाँ पे इसको ओपन सर्किट क्यों नहीं किया? अगर सोचो कि आपने इसको ओपन सर्किट कर देते हैं, तो ओपन सर्किट करने के बाद यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज डेवलप होता, और मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ पे डेवलप होता, तो आपकी मशीन को डैमेज कर देता। ठीक है, आपके रोटर को डैमेज कर देता, प्राइम मूवर को डैमेज कर देता, तो आपकी मशीन वहीं पे स्टॉप हो जाती। इसीलिए यहाँ पे आप इसको क्या करते हो? ओपन सर्किट नहीं करते हो और इसको शॉर्ट सर्किट करते हो। ओके, समझ में आया? तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फील्ड वाइंडिंग केप्ट शॉर्ट सर्किट, याद रखना, एसएससी जेईई 2010। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14। वेरिएशन इन डीसी एक्साइटेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर कॉजेज वेरिएशन इन। ओके, तो देखो, आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, एक तो वी कर्व, आर्मेचर करंट एंड फील्ड करंट। ओके, एंड आपका इनवर्स वी कर्व, पावर फैक्टर एंड फील्ड करंट। फील्ड करंट मतलब एक्साइटेशन करंट, मतलब एक्साइटेशन, एक प्रकार से एक्साइटेशन हो गया ना। ई प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू आई एफ, फील्ड करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्साइटेशन। ओके, वेरिएशन इन डीसी एक्साइटेशन, अगर डीसी एक्साइटेशन में चेंज आ रहा है तो फील्ड करंट में चेंज आ रहा है, तो फील्ड करंट में चेंज आ रहा है तो आर्मेचर करंट में भी चेंज आ रहा है, पावर फैक्टर में भी चेंज आ रहा है। ठीक है, तो डीसी एक्साइटेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर कॉजेज द स्पीड ऑफ मोटर, स्पीड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पावर फैक्टर में चेंजेस आया, इनवर्स वी ग्राफ। ओके, आर्मेचर करंट में चेंजेस आया, वी ग्राफ। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी, बोथ बी एंड सी। एसएससी जेईई 2010 का क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 15, वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अल्टरनेटर में बी नेगेटिव। ओके, आप देखो कि वोल्टेज रेगुलेशन आप जब निकालते हो अल्टरनेटर के अंदर, तो वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल्स टू आर कॉस ऑफ फाई प्लस माइनस एक्स साइन ऑफ फाई, ये भी होता है। ओके, आप यहाँ पे जो प्लस यूज करते हो वो लेगिंग के लिए यूज करते हो, और माइनस जो यूज करते हो वो लीडिंग के लिए यूज करते हो। ठीक है, अगर आप वोल्टेज रेगुलेशन निकाल रहे हो, अगर लीडिंग के लिए निकालते हो, ठीक है, तो क्या निकालोगे आप, आर कॉस ऑफ फाई, तो यहाँ पे क्या पुट करोगे, माइनस एक्स ऑफ साइन ऑफ फाई। तो अगर आपने लीडिंग के लिए निकाला तो आपका रेगुलेशन क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आएगा ना। अगर यहाँ पे लेगिंग के लिए निकालोगे तो यहाँ पे प्लस करोगे तो आपका ऑलवेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा। तो वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अल्टरनेटर में भी नेगेटिव। ठीक है, तो लोड पावर फैक्टर इज लेगिंग, लोड पावर फैक्टर इज लीडिंग। तो आप क्या ऑप्शन पुट करोगे कि लोड पावर फैक्टर इज लीडिंग। ओके, लीडिंग के लिए माइनस यहाँ पे पुट करोगे। ओके, लोड पावर फैक्टर इज लीडिंग, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। SSC 2011। वी कर्व फॉर आइसोलेटेड 3 फेज सिंक्रोनस मोटर। अब देखो ना यार, अब आपको बताया वी कर्व किस किस के बीच में बनाया जाता है, आर्मेचर करंट एंड फील्ड करंट, मतलब एक्साइटेशन करंट के बीच में, या फील्ड करंट और आर्मेचर करंट के बीच में, और पावर फैक्टर एंड फील्ड करंट के बीच में इनवर्स वी। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा क्या आपसे, वी कर्व फॉर आइसोलेशन 3 फेज सिंक्रोनस मोटर, द वेरिएशन मैकेनिकल पावर विद फील्ड करंट, नहीं। द वेरिएशन आर्मेचर वोल्टेज, ये भी नहीं। द वेरिएशन ऑफ आर्मेचर वोल्टेज, ये भी नहीं। द वेरिएशन इन आर्मेचर करंट विद फील्ड एक्साइटेशन कांस्टेंट मैकेनिकल पावर। ओके, यही तो है ना वी कर्व, ये आपका आर्मेचर करंट, फील्ड करंट, इसके बीच में वेरिएशन ऑफ आर्मेचर करंट एंड फील्ड एक्साइटेशन मतलब फील्ड करंट, इसके बीच का इसके बीच में वी कर्व ड्रॉ किया जाता है। SSC 2011, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। अब देखो मैंने 20 क्वेश्चन लिए यहाँ पे। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ओके, कौन सा करेक्ट है, इसमें से ऑप्शन देखना है आपको। सिंक्रोनस मोटर इज सप्लाई विद DC वोल्टेज इन आर्मेचर वाइंडिंग, या सिंक्रोनस मोटर इज सप्लाइड विद with AC voltage in field winding. Synchronous motor is supplied with rectifier voltage in armature winding. Synchronous motor is supplied with voltage in field winding. Okay, आपको भी पता है कि आप जब सप्लाई देते हो, ओके, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, यहाँ पे बताया था मैंने कि आप यहाँ पे जो सप्लाई देते हो जो फील्ड वाइंडिंग है रोटर पे, उसको किससे एक्साइट करते हो, DC से देते हो ना, फील्ड वाइंडिंग कनेक्टेड टू DC। ओके, और इसको शॉर्ट कर देते हो आप यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट करने से यहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज नहीं बनेगा। अगर ज़्यादा वोल्टेज अगर ओपन किया तो ज़्यादा वोल्टेज बनेगा और प्राइम मूवर फेल हो जाएगा तो आपकी सिंक्रोनस मशीन डैमेज हो जाएगी। ओके, तो आप इसको किससे एक्साइट करते हो, DC से ना। तो यहाँ पे पूछा क्या है इसने, तो सिंक्रोनस मोटर इज सप्लाई विद DC, ये DC है, विद DC वोल्टेज इन फील्ड वाइंडिंग। ओके, बिल्कुल करेक्ट। ओके, और कहीं से भी कोई सा भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं है। आर्मेचर वाइंडिंग को आप DC से नहीं देते हो, आर्मेचर वो ऑलवेज AC होता है। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है कि सिंक्रोनस मोटर इज सप्लाई विद AC से भी नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे तो फील्ड वाइंडिंग पे तो DC होता है। ओके, सिंक्रोनस मोटर इज सप्लाई विद रेक्टिफायर वोल्टेज, रेक्टिफायर मतलब AC टू DC, ये भी नहीं होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी, आप DC से ही एक्साइट करते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 70 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 80, the EMF induced per phase in three-phase star connected synchronous generator having the following data distribution factor, मतलब distribution factor KD equals to 0.995। ओके, कोइल स्पेन मतलब कोइल स्पेन फैक्टर। ओके, ये तो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, और ये हो गया आपके पास कोइल स्पेन फैक्टर। हो जाएगा आपका KP। ओके, KP हो गया आपके पास 0.966। ओके, फ्रीक्वेंसी कितना हो गया आपके पास 50 हर्ट्ज, एंड आपके पास फ्लक्स पर पोल कितना हो जाएगा, फ्लक्स पर पोल कितना होगा 25 इंटू 10⁻³ मिली वेबर। टर्न्स पर पोल, टर्न्स कितना हो गया आपके पास 240। ओके, EMF पर फेज, तो आपको EMF फाइंड आउट करना है। तो सिंक्रोनस मशीन के अंदर EMF फाइंड आउट करने के लिए 4.445 FN KP एंड KD।
ठीक है, पिच फैक्टर एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4.44, फ्लक्स कितना है आपके पास 25 इंटू 10⁻³ एंड 50 एंड स्पीड ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स 240 ओके इंटू Kp कितना है आपके पास 0.966 इंटू Kd 0.995। जब आप इसको सोल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेट मैंने सोल्व किया था KLC से तो 1280 के लमसम आया था। ठीक है, आप एक बार सोल्व कर लेना, बट यहाँ पे 1280 कोई सा भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इसके अप्रोक्सीमेट, इसके आसपास का ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है वो आपको क्लिक करना है। तो इसके आसपास से 1228 यहाँ पे ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर SSC JEE 2012। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, अल्टरनेटर यूज इन हाइडल पावर स्टेशन। हाइडल में क्या बोलते हैं, सेलिएंट यूज करते हो ना, जिसका आपका डायमीटर ग्रेटर देन टू लेंथ। ओके, अल्टरनेटर के अंदर रोटर का डायमीटर ग्रेटर देन टू लेंथ। ओके, ये होता है, जबकि सिलेंड्रिकल के अंदर लेंथ ग्रेटर देन टू लेंथ ग्रेटर देन टू डायमीटर। ओके, अल्टरनेटर यूज इन हाइडल पावर स्टेशन हैज मोर नंबर ऑफ पोल्स इन its than the use in thermal power station because speed of prime mover may be changed, power generation by alternator may be changed according to demand, speed of prime mover is less। ठीक है, power generation by this alternator is less। तो इनमें से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पूछ रहा है कि हाइडल पावर प्लांट, ठीक है, और जो आपका थर्मल पावर प्लांट है, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में एक ही तो है ना। थर्मल के अंदर आप सिलेंड्रिकल रोटर यूज करते हो, सिलेंड्रिकल का स्पीड हाई होता है, हाइडल के अंदर आप सेलिएंट करते हो, इसका स्पीड लो होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, स्पीड ऑफ प्राइम मूवर इज लेस, ऑप्शन सी, SSC JEE 2012। द पिच फैक्टर, ठीक है, ऑफ फुल पिचेस वाइंडिंग ऑफ अ सिंक्रोनस मशीन। ठीक है, फुल पिच वाइंडिंग के लिए पिच फैक्टर कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी। और फुल पिच के लिए होता है, अगर शॉर्ट पिच की बात करूं तो उसके लिए Kp लेस देन 1। ओके, ये याद रखना है, ये चीजें याद रखना है। शॉर्ट पिच दे रखी है तो Kp लेस देन 1। पिच फैक्टर आपको भी पता है कि पिच फैक्टर cos ऑफ अल्फा बाई 2। ओके, एंड Kd डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है, साइन ऑफ m गामा बाई 2 m साइन गामा बाई 2, ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। नहीं दे रखा है तो इसे फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, एम क्या होता है, फेज स्प्रेड, ये आपको पता होगा। ठीक है, स्लोट्स एंगल, ये सारी चीज़ें वहाँ से फाइंड आउट कर लेते हो। तो याद रखना कि Kp लेस देन 1 होता है किसके लिए, शॉर्ट पिच के लिए, और Kp इक्वल्स टू 1 होता है फुल पिच के लिए, फुल पिच वाइंडिंग के लिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 मैंने कंप्लीट करा दिया है। SSC JEE 2007 से लेके 2012 तक हमने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और जिसने अभी हमारा चैनल वी स्टडी टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले वो ज्वाइन भी कर लो। ओके, वी स्टडी इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे देखो मैंने इंडक्शन मशीन कंप्लीट करा दिया है, और नेटवर्क के भी क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करवाए हैं, और मैंने मेजरमेंट के भी करवा दिए, और आगे मैं धीरे धीरे सारे के सारे वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर दूंगा। ओके, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आगे 21 क्वेश्चन से कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।